जय हिंद दोस्तों। जीके वाली सीरीज में अपना सेट चल रहा था। आज है 10 सितंबर का 2024 का सीजीएल का और है थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें जीके में अपना पहला क्वेश्चन था संसद के बारे में। इसके 3 अंग हैं। अंग 3 हैं। कौन कौन से? तो प्रेसिडेंट और एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये इसके 3 अंग हैं। और सदन 2 हैं। संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद के अंग तो 3 हैं और सदन 2 हैं। ठीक है, अब लोकसभा में इसको बोला जाता है जनता का सदन। कई बार सीधा क्वेश्चन रहता है इन पे। जनता का सदन, निचला सदन, निचला सदन, अस्थाई, अस्थाई। और लोकसभा भंग हो सकती है और इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। और इससे पहले भी ये भंग कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा सदन था राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है और ये भंग नहीं हो सकता। ठीक है, और ये उच्च सदन है। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो होता है 6 साल का। ध्यान रखेंगे, सदस्यों का। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं ना, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए आ जाते हैं। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के अंदर कुल 250 सीटें हैं। उनमें से 245 पे बिठाते हैं, वो सदस्य बैठते हैं। 5 अभी तक खाली पड़ी हैं। और 233 पर वो तो आते हैं स्टेट से प्लस यूनियन टेरिटरी से। और जो बची जो 12 सीट है उस पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंस का। एक सिलिकॉन एक किस प्रकार की उपधातु है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन एक उपधातु है, उपधातु तत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें धातु प्लस अधातु दोनों के गुण है, इसलिए उपधातु तत्व है। ऑप्शन में था लोहा, वो क्या है? धातु है, मेटल है। ऑक्सीजन अधातु है और सोडियम ये धातु है। और कुछ अन्य
धातु जो उपधातु हो सकते हैं, कुछ अन्य धातु हैं जो उपधातु हो सकती हैं, वह सल्फर, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, जर्मेनियम और पारा। ये कुछ ऐसी धातु हैं जो उपधातु हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना संविधान से। भारत एक गणराज्य है, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणराज्य कौन से देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा अपनी जो प्रस्तावना है संविधान की, प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये तीनों वर्ड भी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, वापस वही क्वेश्चन आ रहे हैं घूम घूम के, तो रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट एक ऑप्शन में था संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? जापान से। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट आता है। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया है? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची प्लस जॉइंट सेटिंग। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, इसका प्रावधान अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा जर्मनी से इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट जो अपने खत्म हो जाते हैं ना, ये प्रावधान अपन ने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आया था झारखंड व छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण। झारखंड व छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण, इसका मुख्य कारण क्या है? खनन करना और वनों की कटाई। झारखंड में
छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं वहां पर खनन बहुत ज्यादा होता है, कोयला ये सब बहुत ज्यादा होता है, वनों की कटाई हो रही है खाद्यान्नों के लिए, इन सब के लिए। तो भूमि क्षरण मतलब कि रहने के लायक भूमि कम बच रही है और जंगल ये भी कम बच रहे हैं। इसका कारण है खनन और वनों की कटाई वहां पे बढ़ रही है। एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था इस शिफ्ट में। खनन, वनों की कटाई हो रही है, ऊपरी मिट्टी हट जाती है, जिसके कारण मृदा अपरदन भी नहीं होता है। जैसे भाई ऊपर ऊपर की मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो हट जाती है ना, तो उसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, तो वहां पर खेती भी नहीं हो सकती है। तो जो मिट्टी की जो उर्वरकता है ना, मिट्टी में जो मतलब उपजाऊपन है ना, वो खत्म होता जाता है धीरे धीरे करके, खनन करने से, ऐसे इनसे। ठीक है। क्वेश्चन था 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर, 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सी नदी बनाती है? अमेजन नदी का है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी की बात करें तो नील है, और बड़ी नदी की बात करें तो वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से तो अमेजन है। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नदी। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी और मध्य भाग में बहती है। कुछ ऐसे देश हैं जिनसे ये नदी निकलती है। ब्राजील, कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट कि यार इनमें से कौन सा देश है जिनमें से अमेजन नहीं बहती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ब्राजील, इक्वाडोर, बोलिविया, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनमें से नदियां बहती है। सोच लो कितनी बड़ी नदियां होंगी, देशों में से नदी होगी ये, देशों में से बहती है। विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है, और विश्व के सबसे बड़े वर्षा वन भी यहीं है। पूरी दुनिया भर के सबसे बड़े वर्षा वन कहाँ पर? अमेजन में। और सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी है ना, वो भी यहीं पाई जाती है। कहाँ पर? अमेजन के बेसिन में, साउथ अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन था। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ है? इम्फॉल। और इम्फॉल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। ठीक है। यही क्वेश्चन था कि ये वाला जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यही क्वेश्चन था। इसकी स्थापना हुई थी 16 मार्च 2018 को, पीएम मोदी ने की थी इसकी आधारशिला
रखी थी। ठीक है, अब देख लो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन था कि ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर रेलवे का विकास कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्किम ऐसा स्टेट था जिसमें रेलवे का विकास कम है। कम है, क्यों कम है? क्योंकि पथरीला और पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पर ढलान है, पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं, इसलिए ट्रेनों का पहुंच पाना इतना आसान नहीं है कि वहां पर बनाया जा सके। बस इतना यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट बुक के बारे में था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में था। और इसको किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और कब लिखा? भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था लास्ट में अंग्रेजों के खिलाफ, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर किले, अहमदनगर के किले में कैद रखा था इनको। किनको? जवाहरलाल नेहरू को कैद रखा था और वहीं पर इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, अब पूछा जाए यार बुक में खास बात क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास के बारे में एक चिंतन है, उसके बारे में एक दृश्य दिखाया गया है। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति। भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में चिंतन दर्शाया गया। किस? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, एक बुक है शायद कल परसों भी आई थी, द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। ये बुक है सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन में था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। ये बुक है गांधी जी की। 1909 में स्वराज की मांग की थी, यानी स्वशासन। इसका मतलब क्या है कि स्वशासन, देखो स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे ज्यादा कोशिश गांधी जी ने की थी। स्थानीय स्वशासन का मतलब है आज के टाइम पे अपने गांव ढाणियों में, कस्बों में नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, ये स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है। क्योंकि केंद्र सरकार डायरेक्ट छोटे गांव, कस्बे, मोहल्ले तक अपनी पहुंच नहीं बना सकती, इसलिए क्षेत्र के हिसाब से, वहां की जनसंख्या के हिसाब से नगर पालिका परिषद, नगर निगम, पंचायतें ये सब बना दी। तो इन सबको प्रमोट गांधी जी ने सबसे ज्यादा किया था, क्षेत्र विशेष का अपना शासन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? एक चीज और थी, गीतांजलि। गीतांजलि ये बुक किसकी थी? तो रविंद्रनाथ, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी ये बुक थी। ठीक है, और इस बुक के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल मिला।
लिटरेचर में नोबल प्राइज मिला। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। इस बुक में अध्यात्म और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करता है, स्पिरिचुअलिज्म और फिलोसफी के बारे में इस बुक में बताया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि। इस बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। Why I am an atheist। पहले बात तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है इंग्लिश में, नास्तिक। ठीक है, अब ये है पूरी बुक। ये है बुक का नाम। किसकी बुक है? भगत सिंह की। ध्यान में रखेंगे। अब उसके अभी पहले रविंद्रनाथ टैगोर की बुक के बारे में, गीतांजलि के बारे में ऑप्शन में आया था। अभी आगे इसका एक क्वेश्चन भी आ गया। देखो 1913 में नोबल किसका? साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसका ना। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर है, RNT लिख रहा हूं मैं इनको, ये फर्स्ट एशियन है। एशियन है जिनको साहित्य में नोबेल मिला, लिटरेचर में नोबेल मिला। पहले एशियन है। क्वेश्चन आ गया वापस से। तो इसमें 3-4 बात है। 1913 में नोबेल साहित्य में मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। पहले एशियन है साहित्य में नोबेल मिलने वाले। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। और इस बुक में क्या लिखा गया? क्या है? स्पिरिचुअलिज्म एंड फिलोसफी के बारे में लिखा हुआ है। अध्यात्म और दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें था एक बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत है अपना कौन सा है? वंदे मातरम। इन्होंने लिखा। और संस्कृत प्लस बांग्ला दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर है। दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में। स्थापना होती है 1964 में। ठीक है। और कथक एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। उत्तर भारत का, खासकर उत्तर प्रदेश का। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो संस्थान है वो नई दिल्ली में है। और ये जो संस्थान है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, गायन, तबले,
इनका पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है, मतलब ये सिखाता है, इनका पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ये संस्थान जो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान है ना, ये एक क्वेश्चन था, भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 1925 को ग्वालियर में। बस ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी स्थापना कब हुई। देख लो, भारत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, संगठन, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वो सब इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन था, सागकेन त्योहार, सागकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश में और बौद्ध धर्म के लोग है ना अरुणाचल प्रदेश में, वो इसको मनाते हैं, सागकेन त्योहार। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे एक दो शायद। एक संपत्तियां, डेफिनेशन थी, इजी थे। संपत्तियां का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या संस्था के पास, एग्जाम्पल है संपत्ति होना, और संपत्ति जैसे वाहन, इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी कंपनी में, निवेश, क्या पता बैंक खाते में पड़े हो, या कोई व्यक्तिगत सामान हो, सोफा, बेड, समथिंग समथिंग, ये उसकी संपत्ति है। तो इस संपत्ति की डेफिनेशन ऑप्शन में था। एक है देनदारियां, ये क्या होती है, ये फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वित्तीय दायित्व है। या ऋण मान लो भी, कर्ज है एक प्रकार से, जो बकाया है, वही होगी देनदारियां। ठीक है, क्वेश्चन ये था, ये तो दो ऑप्शन में था। क्वेश्चन था शुद्ध संपत्ति। अब शुद्ध संपत्ति क्या होती है, बोलो। मैंने गलत किया था जब मैंने सेट करने बैठा ना, पहले मैं सेट करने बैठा तब ये गलत किया था मैंने। और वो क्या होती है, संपत्ति, विशुद्ध संपत्ति का मतलब क्या होता है, किसी आदमी के पास संपत्ति है, उनमें से उसकी देनदारियां घटा दो, तो वही उसकी शुद्ध संपत्ति है। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो एक आदमी के पास 100 रुपए हैं, या ऐसे समझो, छोड़ो, किसी इंसान के पास 80 रुपए हैं, और 5 की कार है, 10 का घर है, और सब 5 रुपए का कुछ और भी है, ऐसे करके उसके पास 100 रुपए हैं। किसी के मांगता है 5 रुपए से, मान लो ना, और उसके बाद 40 रुपए उसके उसके कोई और मांगता है, चाहे वो कुछ सामान के रूप में, किसी भी रूप में, तो उसके पास एक्चुअली में तो 60 ही बचे ना। 100 रुपए उसके पास थे, 40 उसको कोई मांगता है, तो उसके पास 60 ही बचे, तो यही उसकी शुद्ध संपत्ति है। ठीक है, आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक और सेट के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।